जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आज बात करेंगे बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में, जिसमें भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन। और ये चुनाव जो है ऐसा चुनाव था जिसमें ये निर्विरोध चुनाव जीते हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा में जो चुनाव होता है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। मतलब इनका अपना एक तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से ये लोग चुनाव करवाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जेपी नड्डा जो थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपको बता दें कि भाजपा संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा वैध पाए गए। उन्होंने कहा कि नामांकन वापसी की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में यह घोषणा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु केवल एक ही नाम अर्थात नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ है। इसके बाद ये तय हो गया कि नितिन नवीन ही भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे, वो भी कैसे, निर्विरोध। और आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना समर्थन पत्र दिया था और नितिन नवीन के नामांकन का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिया था। साथ ही साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू जैसे वरिष्ठ नेता भी नवीन के नामांकन के समय मौजूद रहे थे। और इससे उनके कद का अंदाजा लग सकता है कि उन्हें बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता था, यानी कि उनके पक्ष में लोग थे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अन्य राज्य के नेता भी नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा किए थे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी और प्रमोद सावंत भी उपस्थित रहे हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, झारखंड और अन्य राज्यों के नेताओं ने भी नवीन के समर्थन में नामांकन पत्र जमा किए थे। आपको बता दें कि नवीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के लिए उनके पद के लिए कई सारे लोगों ने समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन हम अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है उसकी प्रक्रिया पर थोड़ा नजर डालते हैं। अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और विभिन्न राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी पार्टी का राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी करता है। पार्टी के संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य के निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उम्मीदवार पार्टी का कम से कम 4 कार्यकाल तक सक्रिय सदस्य रहा हो और उसकी सदस्यता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा यह प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हों। नितिन नवीन का निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना ये तय था, क्योंकि लगातार उनके समर्थन में लोग बने हुए थे। नितिन नवीन बिहार के एक अनुभवी नेता और पार्टी के मजबूत संगठनकर्ता माने जाते हैं। वे बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2006 में उन्होंने पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से पहली बार बिहार विधानसभा में कदम रखा था। हाल ही में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन, उनके अलावा किसी और का नामांकन ही नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दायर चुनावी हलफनामे के अनुसार नितिन नवीन और उनके परिवार की कुल संपत्ति 3.08 करोड़ रुपए है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। 5 बार विधायक रह चुके नितिन नवीन की संपत्ति अन्य बड़े नेताओं की तुलना में संतुलित मानी जाती है। हलफनामे के मुताबिक नितिन नवीन और उनके परिवार के पास कुल लगभग 1.60 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद की कीमत करीब 1.47 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही उन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का लगभग 56.6 लाख रुपए का कर्ज भी दर्ज है। करोड़ों की संपत्ति के बावजूद नितिन नवीन नकद रखने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। हलफनामे के अनुसार उनके पास कैश इन हैंड
केवल 35,000 रुपए हैं। उनकी पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव के पास 25,000 रुपए नकद है। इस तरह संपत्ति के पास कुल नकद राशि महज 60,000 रुपए है, जो उनकी कुल संपत्ति के मुकाबले काफी कम है। हालांकि नकद कम है, लेकिन बैंक और वित्तीय संस्थानों में इनका निवेश मजबूत है। नितिन नवीन के खातों में कुल 98.68 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा उन्होंने शेयर और बॉन्ड में करीब 6.6 लाख रुपए का निवेश भी किया हुआ है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर नजर आ रही है। नितिन नवीन के पास 2 SUV गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 37.8 लाख रुपए है। इनमें एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा शामिल है, जिसे अक्टूबर 2022 में खरीदा गया था। इसके अलावा नितिन नवीन और उनकी पत्नी के पास करीब 11.3 लाख रुपए के सोने के आभूषण हैं। रियल एस्टेट के मामले में नितिन नवीन का परिवार सक्रिय है, लेकिन अधिकतर संपत्तियां उनकी पत्नी के नाम पर हैं। पटना में एक प्लॉट है, जिसकी कीमत लगभग 1.18 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा झारखंड के धुकरी इलाके में एक जमीन है, जिसकी कीमत करीब 29 लाख रुपए आंकी गई है। हलफनामे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में नितिन नवीन की वार्षिक आय 3.71 लाख रुपए रही है, जबकि 2021-22 में यह 3.35 लाख रुपए थी। उनकी पत्नी की वार्षिक आय 1.21 लाख रुपए दर्ज की गई थी। रांची में जन्मे नितिन नवीन भाजपा के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं, यानी कि इनके पिता भी भाजपा के सदस्य रहे हैं। वे पटना पश्चिम और बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और उनका पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी को 51,000 से अधिक वोटों से हराकर जीता था। अब वे निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। बीजेपी में अगर हम बात करें 35 साल से कैसे किसे मिलती रही है बीजेपी की कमाल, तो आपको बता दें कि अब तक 45 साल के युवा भी इस अध्यक्ष की रेस में रहे हैं। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ। इस तरह 45 साल के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह सहित 11 नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और वे 12वें अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल किया था। अब नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। बीजेपी ने देश भर में संगठन का पूरा काम किया और संगठन का गठन भी किया और जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में नितिन नवीन को अध्यक्ष पद के रूप में 12वें, यानी कि कौन से अध्यक्ष हैं, 12वें अध्यक्ष हो जाते हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया की देखरेख पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी की ओर से की जाती है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक किसी राज्य के निर्वाचक मंडल के कोई भी 20 सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं जो 4 कार्यकाल तक सक्रिय सदस्य रहा हो और जिसकी सदस्यता के 15 वर्ष पूरे हो चुके हों। हालांकि ऐसा संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लिए राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण हैं, जिन्होंने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने बताया कि 1980 में इसका गठन हुआ था। तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि पार्टी शोहरत और कामयाबी के इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। जनसंघ से बीजेपी तक, अटल युग से मोदी युग तक बीजेपी के 12वें अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। 45 सालों के सियासी सफर में बीजेपी ने कई दौर देखे हैं, तमाम तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की है। 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजय राजे सिंधिया, सिकंदर बख्त जैसे तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चलने का फैसला किया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1980 से लेकर 1986 तक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की कमान संभाली। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महज 2 सीट पर सिमट गई, जिसके बाद पार्टी की कमान लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपी गई। आडवाणी 1986 में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए थे और 1991 तक पार्टी की कमान संभाली। ऐसे में आडवाणी ने आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति शुरू की और राम मंदिर जैसे मुद्दों को आधिकारिक तौर पर पार्टी ने अपने एजेंडे में शामिल किया। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 1989 में 76 तक पहुंची और किंग मेकर बनकर उभरी। 1991 का चुनाव बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा और उसने 120 सीटें जीत लें। इस साल बीजेपी देश की नंबर 2 पार्टी बन गई है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी अध्यक्ष की कमान मुरली मनोहर जोशी ने संभाली थी।
बीजेपी में इन तीन नेताओं की सियासी तिगड़ी काफी हिट रही। मुरली मनोहर जोशी ने 1991 में बीजेपी अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने उसी साल दिसंबर में तिरंगा यात्रा निकाली। 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इस तरह राष्ट्रवाद को धार दिया और उनके अध्यक्ष रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ था। मुरली मनोहर जोशी ने 1991 से 1993 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद बीजेपी की कमान दोबारा से लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दी गई। आडवाणी ने अपने सियासी तेवर और आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते बीजेपी को देश की नंबर 1 पार्टी बनाने की कवायद में जुड़ गए। आडवाणी के दूसरे कार्यकाल में बीजेपी केंद्र की सत्ता में पहली बार आई। 13 महीने की सरकार बनी। इस तरह 1993 से 1998 तक आडवाणी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। देश की सत्ता में पहली बार बीजेपी के आने के बाद राष्ट्रीय पार्टी या बाद पार्टी की कमान कुशाभाऊ भाकरे को सौंप दी गई, जिन्हें बीजेपी के पितृपुरुष कहा जाता है। कुशाभाऊ के अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासी जड़ें काफी मजबूत हुई। उन्होंने वहां पे बहुत काम किया, जिसके बदौलत ही आज तक सत्ता में बीजेपी वहां बनी हुई है। 1980 से लेकर 2000 तक कुशाभाऊ बीजेपी के अध्यक्ष पद को संभाले रहे। कुशाभाऊ ठाकरे के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद साल 2000 में बंगारू लक्ष्मण बीजेपी संगठन की कमान संभाले। आंध्र प्रदेश से आने वाले बंगारू लक्ष्मण पहले दलित नेता थे, जिन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष बने। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तहलका कांड में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ जाता है। इस तरह बंगारू लक्ष्मण 1 साल तक ही पार्टी संगठन की बागडोर संभाल पाई। बंगारू लक्ष्मण के बाद जेना कृष्णमूर्ति 2001 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2002 तक पद पर बने रहे। कृष्णमूर्ति के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू बने। साल 2002 से 2004 तक अपने पद पर रहे वेंकैया नायडू के अध्यक्ष रहते हुए 2004 में लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन इंडिया साइनिंग के बुरी तरह फेल होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी की कमान लालकृष्ण आडवाणी के हाथों में सौंप दी गई। आडवाणी 2004 में तीसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष चुने जाते हैं और 2005 तक पार्टी की कमान उन्होंने संभाली। पाकिस्तान की यात्रा पर आडवाणी जाते हैं और वहां पर जिन्ना की मजार पर जाकर तारीफ कर देते हैं। इसके चलते उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ जाता है। जिन्ना कौन थे? जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जिन्ना ये वही व्यक्ति थे जिनकी जिद की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बाकी के किस्से कभी और सुनाऊंगा किसी और लेक्चर में। आडवाणी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद साल 2005 में बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह को सौंप दी जाती है। राजनाथ सिंह 2005 से लेकर 2009 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहते हैं और उन्हीं के अध्यक्ष रहते लोकसभा चुनाव होता है। ये राजनाथ सिंह वही हैं जो आज भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस चुनाव में बीजेपी को करारी मात खानी पड़ी थी 2005 से 2009 के बीच में जो ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। इसके बाद राजनाथ सिंह की जगह बीजेपी की कमान नितिन गडकरी को सौंप दी गई। फिर से आया एक नया युग। नितिन गडकरी 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 3 साल तक पार्टी संगठन को सियासी धार दिया, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष बदल दिए जाते हैं। गडकरी की जगह राजनाथ सिंह को फिर संगठन की कमान सौंप दी जाती है। राजनाथ सिंह 2013 में दोबारा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। उनके अगुवाई में 2014 में चुनाव होता है, लेकिन पीएम पद के चेहरे नरेंद्र मोदी होते हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का बीजेपी को फायदा होता है और पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ देश की सत्ता में विराजमान होती है। यहीं से बीजेपी सबसे बेहतर दौर शुरू करती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और उनकी कैबिनेट में राजनाथ सिंह के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ना पड़ गया था। लेकिन इसके बाद एक अलग ही नजारा हुआ। राजनाथ सिंह के बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पार्टी की कमान अमित शाह ने संभाल ली और फिर पार्टी का देश भर में विस्तार हुआ। फिर क्या राजनाथ सिंह के अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाल ली। फिर देश भर में इसका विस्तार हुआ। अमित शाह पहली बार 2014 से 2017 तक और उसके बाद 2017 से 2020 तक अध्यक्ष पद संभाले रखे। अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी 2019 में सत्ता में रिपीट किया और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भी इन्हीं के कार्यकाल में इनके जन आंदोलन के चलते लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने के चलते यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आए, जिसके बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब देना पड़ा कि उन्हें भारत सरकार में गृह मंत्री बना दिया गया। वर्तमान समय में भी वो गृह मंत्री बने हुए हैं।
अमित शाह के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जेपी नड्डा की ताजपोशी होती है। जेपी नड्डा पहले 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने और फिर 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस तरह 2020 से लेकर अभी तक जेपी नड्डा बीजेपी की कमान संभाल रहे थे। उनकी अगुवाई में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रची। जेपी नड्डा की जगह पर पहले नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो रही है। नितिन नवीन अभी सिर्फ 45 साल के हैं। इस तरह नितिन नवीन को पार्टी यह जिम्मेदारी देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप तैयार कर रही है। नितिन नवीन पहले यह रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जिन्होंने 49 की उम्र में पार्टी की कमान संभाली थी। उनसे पहले नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के दौर में कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। इस फैसले के जरिए बीजेपी ने युवाओं को सीधा संदेश दिया है कि पार्टी में उम्र बाधा नहीं है। सामाजिक दृष्टि देखें तो नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या चुनावी राजनीति में निर्णायक नहीं मानी जाती है। इसके बावजूद उन्हें पार्टी का शीर्ष पद सौंपना यह दर्शाता है कि बीजेपी नेतृत्व चयन में जातिगत गणित से ऊपर उठकर संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक समझ को प्राथमिकता दे रही है। संगठन में काम करने वाला, जमीन से जुड़ा और चुनावी चुनौतियों को समझने वाला कार्यकर्ता शीर्ष तक पहुंच सकता है। यानी कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां जातिवाद या अगर आप देखेंगे तो परिवारवाद नहीं होता है। यहाँ आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष करता है तो इसमें वो बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। बड़े से बड़े का मतलब देश के सर्वोच्च पदों तक जा सकता है। जैसे बीजेपी की सदस्य रही जो आपकी भारत की राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू, जो जनजाति समाज से आती हैं, ओबीसी समाज से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देखेंगे राजनाथ सिंह सवर्ण समाज से आते हैं। ओबीसी समाज से आपके गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। ओबीसी समाज से ही आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। फिर आप आप पूरे भारत में उठाकर निगाह दौड़ाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में श्रवण समाज से आते हैं। खैर योगी आदित्यनाथ की जाति की हम जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि वो फिलहाल अभी एक संत बन चुके हैं, तो संत की कोई जाति नहीं होती है, साधु की कोई जाति नहीं होती है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।